ज्योति गर्ग। जो स्टैंडर्ड हम रिवाइज करने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसे ने बड़ी ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड ने बोला कि सर जब भी अगर आप ऑडिट को इफेक्टिव करना चाहते हो, ऑडिट को इफेक्टिव करने के लिए एक ऑडिटर को अपने काम को प्रॉपर प्लान करना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान, राइट। स्टैंडर्ड ने कुछ बेसिक बातें बोली हैं कि जब भी ऑडिट प्लान करोगे उसके रिगार्डिंग आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे और किस तरीके से करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैंडर्ड ने बोला जब भी प्लानिंग करोगे तो उसके अंदर सारे की मेंबर्स जो हैं वो मिलके इन्वॉल्व होके करेंगे। ऐसा नहीं सर खाली पार्टनर मिलके कर लेगा। तो प्लानिंग करते हुए सब मिलके इन्वॉल्व होके इसको प्लानिंग करना। उसके अलावा स्टैंडर्ड ने बोला कि सर प्लानिंग के अंदर बेसिकली 2 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हम ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, उसके बाद ऑडिट प्लान। अब जरा एक बार ये देख लेते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सर जब मैं बात करती हूँ ऑडिट स्ट्रैटेजी की, एक काम करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे एएस एंड दिस इज एपी। सर जब भी मैं बात करती हूँ एएस की, तो जो स्ट्रैटेजी होती है जो उसके वो बेसिकली इट्स ए ब्रॉडर आउटलाइन ऑफ ए ऑडिट। इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि सर बेसिकली जो हमारा क्लाइंट है जिसके हम ऑडिट पे जा रहे हैं वहां पे किस तरीके का काम करना है, कितना काम करना है, कितना टाइम लगेगा इस ऑडिट के अंदर, कितने रिसोर्सेज हमें चाहिएंगे, क्या स्कोप है इस ऑडिट का। सर इसके अंदर हम बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं। स्ट्रैटेजी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम देखते हैं उस क्लाइंट के यहाँ पे क्या क्या एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है तो सर हम देखेंगे उसके प्लांट्स भी होंगे, उसके गोडाउन्स भी होंगे। हम बेसिकली स्ट्रैटेजी के अंदर ये डिसाइड करते हैं जो ये वाला क्लाइंट है इसके अंदर ऑडिट करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितना टाइम इसके अंदर लगेंगे, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे, कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज की हमें नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेंगी। ये सब हम डिसाइड करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर। इसके अंदर हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि सर अच्छा ठीक है ट्रेडिंग है तो कितने गोडाउन्स हैं, इतने गोडाउन है तो सर हमें इतने टाइम लगेगा इनको रिव्यू करने के लिए। इसको रिव्यू करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेकिंग कर सकते हैं, राइट। तो सर इसके अंदर बेसिकली क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हैं, मैंने बोला क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हैं, टोटल ऑडिट को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट की नीड पड़ेगी कि नहीं, इस ऑडिट में क्या की एरियाज रहेंगे, क्या रिस्की एरियाज रहेंगे। सर दिस इज द समथिंग जो हम स्ट्रैटेजी के अंदर डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आई? तभी लिखा गया सर ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके अंदर हम अपने ऑडिट का स्कोप कि हमें क्या चेक करना है, कितना चेक करना है ये डिसाइड करते हैं। टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि सर इस क्लाइंट के यहाँ पे हर मंथली जाना पड़ेगा, ईयर एंड में जाना पड़ेगा, कितने विजिट्स हमें करने पड़ेंगे। डायरेक्शन हम ये डिसाइड करते हैं कि सर यहाँ पे कौन से वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, किसको ज्यादा चेकिंग करने का नीड है, किसको कम चेकिंग करने का नीड है। ऑफ द ऑडिट से पूरे के पूरे ऑडिट का आउटलाइन यहाँ हम डिसाइड करते हैं अंडर द स्ट्रैटेजी एंड इसी के बेसिस पे हम अपना क्या डिसाइड करते हैं, प्लान। सर बेसिकली अगर मैं स्ट्रैटेजी को बोलूं, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, स्ट्रैटेजी हमें ये हेल्प करती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अलॉट करना है, इस क्लाइंट के यहाँ पे हमें कितने रिसोर्सेज की नीड पड़ने वाली है और उनको कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, ऑडिट स्ट्रैटेजीज के बेनिफिट डायरेक्टली लिखा हुआ है, या फिर ये आए कि सर जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है वो हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करने में बेनिफिट करती है, ये आपका बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर पेपर में ये भी आ जाए कि सर ऑडिटर कंफ्यूज है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करे या किस तरीके से यूज करे, तो उसके लिए वो क्या चीज यूज करेगा, तो गो विद ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि इस क्लाइंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फॉर एग्जांपल सर ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है। ट्रेडिंग है तो सर स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये डिटरमाइन करने में कि सर हमें कहां पे ज्यादा काम क्या करना है, राइट। और सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसाइड करने में कि सर हमें कितने टाइम तक अपना ऑडिट फाइनल करके देना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, अपनी टीम को डायरेक्शंस देने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड टाइम नेचर ऑफ रिसोर्सेज, कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिएंगे, ठीक है, किस नेचर के चाहिएंगे।
और जब हम बात करते हैं सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये वाला वर्ड आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सर ऐसे 300 के अंदर। सर ये 3 एक्टिविटीज, 220 की ये 2 एक्टिविटीज एंड 210 की ये वाली एक्टिविटीज, कि एंगेजमेंट लेने से पहले हमें ये देखना कि हमें उस क्लाइंट का काम लेना है कि नहीं लेना, कंप्लायंस विद द एथिकल्स वैल्यू, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 210 के अंदर। ठीक है सर, ये वो एक्टिविटीज होती है जो हम ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, इवन काम लेने से पहले करते हैं। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट रहा। तो सर ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हम पूरी की पूरी ऑडिट का एक आउटलाइन बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम अपना प्लान फ्रेम करते हैं। ठीक है, जब भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, उसके करेक्टरिस्टिक, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट। बात समझ में आया। और इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं सर, इसके बेसिस पे हम बनाते हैं अपना प्लान, ऑडिट प्लान। यहां पे मैंने डिटरमाइन किया कि सर मेरे क्लाइंट के यहां पे 10 गो डाउन्स हैं, राइट। अब उनको चेक करने के लिए कब चेक करना है, कैसे चेक करना और कितना चेक करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, वो मैं डिसाइड करती हूँ प्लानिंग के अंदर। सर यहां पे मैंने बोला ये मेरे रिस्की एरियाज हैं, इस क्लाइंट के अंदर ये रिस्की एरियाज हैं, ये मैंने एक्सक्यूज मी, ये मैंने डिसाइड किया स्ट्रैटेजी के अंदर कि सर इस क्लाइंट का ये वाला रिस्की एरिया, ये वाला मटेरियल एरिया। अब 315 के अंदर इनका टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट क्या रहेगा वो मैं प्लानिंग के अंदर डिसाइड करूंगी। बेसिकली यहां मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये एरियाज में काम करना है, लेकिन कब करना है, कितना करना है, ये सब हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। दिस इज समथिंग अ ब्रॉडर। इसके बेसिस पे फिर मैं अपना प्लान बनाती हूं। तभी बोला गया है सर ये ऑडिट का स्कोप डिफाइन करता है, ये ऑडिट प्रोसीजर का टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट डिसाइड करता है प्लानिंग के अंदर। बात समझ में आई। इसमें मैंने ये देखा कि सर ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इतने लोग जाएंगे, यहां पे मैंने देखा सर मुझे उनको कब भेजना है, कितना टाइम वो लगा के आएंगे, किस टाइम पे वो जाके चेकिंग करेंगे। बात समझ में आई। तो सर यहाँ पे मैंने प्रोसीजर डिसाइड किया और उनको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे प्लानिंग में डिसाइड किया। तो इसके अंदर पूरे ऑडिट के बारे में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का टाइम, नेचर एंड एक्सटेंट डिसाइड करेंगे। उसके बेसिस पे जो हम 330 में रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वो। उसके अलावा कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जांपल सर डायरेक्शन। ऐसे 300 ने बोला, सिर्फ इनके ही नहीं, आप इवन जो डायरेक्शन, आप अपने काम को सुपरवाइज कैसे करने वाले हो, डायरेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, उन सब का भी प्लानिंग आप 300 के अंदर करोगे। बात समझ में आई? ठीक है सर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। ऑल्दो प्लानिंग सर, प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, कभी भी बंद नहीं होती। लास्ट ईयर आपने जब ऑडिटर क्लाइंट का ऑडिट क्लोज किया होगा, उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है और इस बार की ऑडिट रिपोर्ट तक चलती रहती है। पिछली साल जब इस क्लाइंट का ऑडिट आपने खत्म किया होगा, उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाती है एंड करंट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट तक चलती रहती है। तो इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस, वन टाइम नहीं होता कि स्टार्टिंग में बना लिया। ड्यूरिंग द टाइम अगर हमें कुछ और लगे, बिकॉज मैंने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कुछ रिस्की एरिया आइडेंटिफाई किए थे, काम करते करते मुझे थोड़े और मिल गए, राइट। तो स्टैंडर्ड ने बोला है अगर रिवाइज करने की नीड पड़े तो रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान्स आर इंटर रिलेटेड ऑब्वियसली, बिकॉज पहले स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बेसिस पे आप प्लान बनाते हो। ये आपको गाइडलाइन देती है प्लान बनाने के लिए, ठीक है। साथ में स्टैंडर्ड ने एक और क्लैरिफाई किया कि सर ऑडिटर किस तरीके से अपने, मतलब जो हम 220 के अंदर एक चीज पढ़ते हैं ना, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्क, की एंगेजमेंट पार्टनर को सुपरवाइज एंड डायरेक्शंस देनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो प्लानिंग करेगा कि कब सुपरवाइज करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, राइट। तो प्लानिंग के अंदर ये भी इंक्लूड होगा। बात समझ में आई? उसके बाद से लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। आप किस किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखोगे? आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसका डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, आपने जो प्लान बनाए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, अगर किसी वजह से आपने उसको रिवाइज किया है तो आप उसके बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। बात समझ में आया? ठीक है सर, इसके अंदर से बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? स्ट्रैटेजी है,
उसको बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये पूछ ले कि ऑडिटर को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करे, तो वो क्या करे सर, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाए, बिकॉज वो ये हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि रिसोर्सेज को किस तरीके से कितना और कब यूज करना है। बात समझ में आई। दूसरा सर, प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। प्लानिंग के अंदर सर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर का टाइम मीटर एंड एक्सटेंड होते हैं। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, ऐसी एक्टिविटी जो हम ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले करते हैं, ये 3 एक्टिविटीज, राइट। लास्ट की पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं अगर नीड पड़े तो। इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ये भी याद रखना, कंटिन्यू प्रोसेस क्या मतलब है सर, लास्ट ईयर के ऑडिट जब क्लोज हुआ उसके बाद से इस ईयर के ऑडिट के लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और इस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट तक चलती रहती है। बात समझ में आया, ठीक है। एंड दे आर इंटर रिलेटेड, एक में चेंज आएगा दूसरे में चेंज आएगा। सर ये था आपका स्टैंडर्ड 330। कोई भी डाउट है ऑडिट के रिगार्डिंग तो आप मुझे मेल कर देना इस ईमेल आईडी पे, एंड चार्ट डाउनलोड कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप इस फोन नंबर पे। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज वीडियोस को शेयर कर दीजिए। बाय।